क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना। पहला है कि डचों ने गजपति शासक द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाना और गोदाम स्थापित किए थे। बिल्कुल सही है। किसके द्वारा किया गया था? गजपति द्वारा, शासकों द्वारा दिया गया जो भूमि था, डच है जो पूर्वी जो थी भारतीय तट है, उस पर अपना कारखाना स्थापित किया था। अगला है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर को सल्तनत गोवा पर कब्जा कर लिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया था। मतलब कि बीजापुर से छीना था गोवा को कौन? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है। विजयनगर सम्राट एक प्रतिनिधि से पट्टे पर विजयनगर के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर लिए गए जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया गया था। ये भी सही है। ठीक है, आंसर जैसे 1, 2, 3 हो जाएगा। 7 अगला है 85वां क्वेश्चन की सहमति आयु अधिनियम जो 1891 में संदर्भ में बताना है, कौन सा विचार करना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जो सही बताना है, यहाँ से क्या सही बताना है। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मलबारी, कहाँ के थे? बम्बे के थे। पारसी सुधारक बहराम जी मलबारी थे। उन्होंने यह वकालत की कि उन्होंने इसकी वकालत की थी कि विधान है। ये भी सही है। ये पहला। दूसरा है कि इस अधिनियम को बंगाल के बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली जो गर्मपंथी शाखा ने समर्थन प्राप्त था। ठीक है, ये गलत है। समर्थन प्राप्त उसका नहीं था। किसको? जो मैंने कि कहना ही चाह रहे स्टेटमेंट में कि जो आयु सहमति अधिनियम है उसे इस संदर्भ में जो बाल गंगाधर तिलक का जो थी उनका गर्मपंथी शाखा था उसको समर्थन किया था। नहीं, समर्थन नहीं किए थे। आंसर इसका 1 लिया है, सिर्फ आंसर 1 हो जाएगा इसका। अगला पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 28-29 के समय में बिहार कांग्रेस प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अनुग्रह नारायण थे 1928-29 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता का युग में 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार है? ये आपको याद होगा कि 22 में कौन थे? तो वहाँ कौन हो जाएगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर हो जाएंगे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह मोहम्मद जुबैर हो जाएंगे 22 वाला 1922 में। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग का स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बिहार यूथ लीग का स्थापना 1928 में। कब? 1928 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने जब 1223 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया था तो वहाँ के शासक कौन थे? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, कौन थे? ये थे नरसिंह देव थे। ठीक है, नरसिंह देव के लिए इनका परिणाम क्या था जो पूछ रहा है, इनका क्या परिणाम था, स्टेटमेंट के साथ बताना है। पहला है कि उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र और उसका क्षेत्र उन्होंने लौटा दिया। बिल्कुल पहला ही स्टेटमेंट सही है। कुछ लोग आंसर इसका बोल रहे हैं कि सी होगा, नहीं सी नहीं होगा। बिहार समग्र किताब को दिखाते हैं, उसमें पहला ही स्टेटमेंट दिया हुआ। देखिए बिहार समग्र के बुक है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ इसके बारे में। एक सेकंड, बिहार समग्र की पुस्तक में इसमें देखिए यहाँ शुरू पढ़िएगा था। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ था तब कर्नाटक वंश के शासक कौन थे? तो ये नरसिंह देव थे। बिल्कुल नरसिंह देव थे। उन्होंने नजराना देने का सूचित किया। मैंने कि जब अटैक किया था तो बोले कि हम आपको वार्षिक नजराना देंगे। ठीक है, मैंने कि कर के रूप में। सही है। और उस समय जो नरसिंह देव थे तिरहुत तथा दरभंगा क्षेत्र के पर अधिकार था उनका, इसलिए आंसर इसका 1 हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1 हो जाएगा। कैसे? कि उन्होंने जो क्षेत्र पर सहमति जताई कि हम देंगे कर नजराना के रूप में कर देंगे, इसलिए उसका क्षेत्र है जो वापस कर दिया था। कौन? बख्तियार खिलजी। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साइड में है मिलाना है कि कौन सा सुमेल सही नहीं है। जो तो कृषक प्रजा पार्टी का स्थापना के संबंधित कौन नहीं थे? तो ये अब्दुल हक नहीं थे, बल्कि AK फजलुल हक थे। कौन सा? AK फजलुल हक थे। इसके स्थापना 1935 में हुआ था। कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है, AK फजलुल हक थे। अगला खुदाई खिदमतगार की बात करें तो आप याद होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है,
अगला है कि नेक्स्ट है कि आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कौन थे, ये संबंधित थे, ये अल्लाह बख्श थे, अल्लाह बख्श थे जो संबंधित थे। ये खसकार पार्टी के PY की क्वेश्चन है, पहले ही पूछा हुआ था इसके बारे में। जो खसकार पार्टी के संबंधित कौन है, तो ये अलामा मस्करी जो संबंधित हैं किससे, खसकार पार्टी से। फिर से एक बार चलते हैं, कृषक प्रजा पार्टी पूछेगा तो उससे संबंधित कौन थे, तो एक के फजलुल हक थे जो 1935 में स्थापना की थी इनको। खुदाई खिदमतगार को जानते हो, खान अब्दुल गफ्फार खान है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कौन है, अल्लाह बख्श है। और खसकार पार्टी से संबंधित कौन थे, तो अल्लामा मस्किरी, ठीक है, मस्किरी है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश कर दिया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसके आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा तथा साथ ही सुधारक आर्थिक कदम उठाने पड़े थे। तो आर्थिक दत्त जो पुस्तक था, मैंने उसमें जो अपने लेख लिखे, पत्र लिखे, उसमें उन कर्जन को विवश कर दिए थे कि उसको बताना पड़ा कि हम जो यहाँ से धान ले जा रहे हैं वो मैंने शोषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि ध्यान इसका विकास करने में लगा रहा है, भारत को विकास में लगाया जा रहा है, ठीक है। तो किन के पत्र था वो, तो ये RC दास का पत्र था, उसके माध्यम से वो विवश किए थे। अगला कि निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषक का पक्ष लिया था, ठीक है। तो कौन था ये, तो ये हिंदू पेट्रियार्क था। हिंदू पेट्रियार्क था जो नील आंदोलन का, जो इंडिगो था, इंडिगो जो नील विद्रोह था, कब 1859 में उसका अथी किया था, विरोध किया था। और जो कृषक था उसके पक्ष में लिखा था कौन, हिंदू पेट्रियार्क। इसका लेखक कौन है बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि बलबन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। जो पहला कि मामलुक वंश से संबंधित है, बिल्कुल मामलुक वंश से संबंधित है ये। दूसरा है कि पूंजी का हस्तांतरण संबंधित नहीं था इसका। जो चहलगानी से संबंधित था, क्योंकि चहलगानी के इसने ही समाप्त किया था, क्योंकि बलबन ने बनाया था इल्तुतमिश ने, चहलगानी को समाप्त किया था बलबन ने। रक्त लौह की नीति बहुत प्रसिद्ध इसका नीति था, बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, इससे संबंधित नहीं था, ठीक है। अगला है कि मुगल काल के निम्नलिखित में से कौन सा शाही परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करता था। तो मीर समान, जो मीर समान होता था अधिकारी, जो मुगल के जो शाही जो परिवार की जो आवश्यकता था उसको पूरा करता था मीर समान। मीर बख्शी था जो सैन्य विभाग से संबंधित था। और दीवान एक खालसा था, जो खालसा ये सरकारी भूमि को बोलते थे खालसा भूमि, ठीक है। अगला है कि वकील मुतलक, तो वकील मुल्तक है जो वजीर के बाद एक महत्वपूर्ण पद था ये मुल्तक का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदार प्रथा के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो मुगल मनसबदार व्यवस्था कौन सा सही नहीं जो बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि उन्हें हस्तांतर नहीं किया जाता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपके पास मनसबदार है, मतलब कि ज़मीन है आपके पास, तो आप हस्तांतरित कर सकते थे, ठीक है, इसलिए पहला इनका गलत हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शेरशाह के प्रशासन के बारे में बताना है, कौन सा विचार करना है कि क्या पूछा है, कौन सा सही है जो बताना है इसमें। पहला स्टेटमेंट है कि जो शेरशाह के साम्राज्य को 45 सरकारों में विभाजित किया गया था, 45 सरकारों में विभाजित किया गया था। और चीफ सिकदार या कानून व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जज, प्रत्येक सरकार के प्रशासन को 2 प्रभारी होते थे। कौन कौन, देखो चीफ सिकदार होता था जिसको कानून में व्यवस्था से, और चीफ जो मुंशी होता था, जज होता था, ठीक है। 2 गो प्रशासनिक अधिकारी होता था जो 45 सरकार के नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है कि प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। पहले सरकार से परगना में विभाजित किया गया था, आंसर इसका ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे इसमें हो गया, पहले सरकार हो गया, उससे भी सबसे बड़ा हो गया पूरा सल्तनत हो गया एक तरह से, ठीक है। मैंने कि पूरा जो अपना साम्राज्य था जो, उसके बाद फिर बांटता था सूबा में, फिर सरकार में, फिर परगना में, इस प्रकार से बांटा होता था। आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से लिपि में बड़े अक्षर का वाला एक सांख्यिकी अभिलेख मिला है, मैंने बड़े अक्षर का एक साइन बोर्ड मिला है। तो कहाँ से साइन बोर्ड मिला बड़े अक्षर का, तो मिला धौलावीरा से मिला है, ठीक है। क्या लिखा है कि हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षर वाला एक सांकेतिक अभिलेख मिला है, ठीक है। तो कहाँ से मिला है, ये धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो 13वें अभिलेख उसमें वर्णन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड मैंने रॉक काट मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है। ये कौन सा में से ऑप्शन देखिए क्योंकि कौन सा है जिसको मैंने कि पत्थर को काट कर के बनाया गया है, पत्थर को काट कर के बनाया गया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो एलोरा के कैलाश मंदिर है, बहुत फेमस कैलाश मंदिर है, जो पत्थर को पूरा एक चट्टान को, बहुत बड़ा चट्टान को काट कर मंदिर बनाया गया है। ठीक है, बहुत सारी किताब के कवर पेज पर आप देखे होंगे, जैसे परीक्षा वाली हिस्ट्री की किताब है, उसमें फ्रंट पेज पर इसको दर्शाया गया है। अगला कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत, पहले तो यह याद रखिएगा कि परम भागवत उपाधि कौन लिया था? समुद्रगुप्त लिया था। ठीक है, तो किस अभिलेख में मिलता है ये बात? तो इलाहाबाद के जो उसका प्रयाग प्रशस्ति है उसमें मिलता है कि समुद्रगुप्त परम भागवत की मैंने उपाधि लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि टोडा जनजाति किस राज्य में है? टोडा तमिलनाडु में, टोडा हो गया जो तमिलनाडु का, कोटा टोडा सब कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित कौन सा नदी अरब सागर में मिलता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कौन सा? नर्मदा हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नदी या सागर में मिलान करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को कैसे सही से बनाना जो बताते हैं। देखिए, गंगा के सहायक नदी कौन इसमें हो जाएगा? तब कोसी हो जाएगा, तो 1 के 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 के 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 के 3 के देखें, 1 के 3 किसी में, 1 के 3 2 में हो गया। ठीक है, अगर फिर चलते हैं यमुना की बात करते हैं, यमुना की कौन सी सहायक नदी हो जाएगा? यमुना हो जाएगा चंबल यहाँ पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के 2 के 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे ये कि 2 और 3 कौन आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे भी मिला लेते हैं, यमुना के कौन सा हो जाएगा? यमुना का हो जाएगा भीमा, और जो महानदी का है वो शिवनाथ हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिमालय के किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है? ठीक है, सबसे बाद में निर्मित कौन सा है? तो जो शिवालिक है सबसे बाद में निर्मित है। इसका निर्माण का अगर पूछेगा काल कौन सा काल में हुआ है, तो ये प्लाइस्टोसिन काल में हुआ है। प्लाइस्टोसिन काल में इसका निर्माण हुआ है। शिवालिक सबसे नया है अभी, इसका निर्माण अभी जारी ही है। अगला कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु प्रकारों में कौन सा भारत में पाया जाता है? देखिए, ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कौन सा ए हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से AM हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको दिखाते हैं ऑप्शन के हिसाब से ये होगा, लेकिन अगर सही में पूछेगा तो CW हो जाएगा। अगर मैंने कि अगर CW पहला ऑप्शन में CW रहता है, कहीं भी आता ऑप्शन में CW जी, तो आंसर उसका CW हो जाता है। क्योंकि देखिए NCERT का कटिंग दिखाते हैं, याद ऐसे हो जाएगा मेरे को, हमको भी। देखिए ये प्रभात हो गया, ये सब कोपेन के वर्गीकरण से लिखा हुआ है कि कोपेन के प्रणाली के वर्गीकरण दर्शाया गया ही। बिल्कुल, चलते हैं पहला। देखिए CWG है, CWG है। जो CWG है वो पूरा भारत में फैला हुआ है। CWG कहाँ से क्षेत्र इसका हो जाएगा? ये पूरा CW क्षेत्र में आता है, सबसे बड़ा CW है। अगर CWG ना रहे तब फिर हो जाएगा AW। ठीक है, AW क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, इसका AW है। ठीक है, AW फिर अगर AW पूरा इससे अब AW तक ही आता है। ठीक है, ये इसका यहाँ से इंगित किया हुआ है खाली। और AW भी ना रहे तब जाकर आएगा AM आएगा, AM। ठीक है, तो पहला इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहले हो जाएगा CWG, उसके बाद AW, उसके बाद हो जाएगा AM। इस प्रकार से आंसर इसका हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया है वहाँ पर ही खाली AW है, फिर CG नहीं है, फिर AW भी नहीं है। आंसर कौन हो जाएगा? AM हो जाएगा, जो तीसरा क्रम में सबसे अधिक मात्रा में मैंने कि भारत जलवायु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर याद रखिएगा। आंसर अगर पहला रहे कि CWG रहे तो उसको टिक करना है, उसको AW को टिक करना है, उसके बाद जाकर के तीसरा नंबर में अगर टिक करना है तो AM को टिक करना है। ठीक है, जो ये AM पाया जाता है ये मुख्य रूप से जहाँ मानसूनी जलवायु वाला, जैसे कि पश्चिमी घाट में हो गया, पूर्वी घाट में हो गया, वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा महान हिमालय है के उत्तर से उत्पन्न होता है? ठीक है, महान हिमालय के उत्तर से उत्पन्न होने का मतलब है कि कौन सा नदी है इसमें से जो हिमालय के काटते हुए आती है। यहाँ पे 2 नदियाँ होता है, वो सिंधु हो जाता है जो हिमालय के काट के आता है, और एगो होता है सतलज होता है। ठीक है, एगो जो ये सिंधु सतलज हो गया, एगो ब्रह्मपुत्र भी काट कर आती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो पूरा दिशा में आती है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कौन हो जाएगा? या तो सिंधु होगा या फिर सतलज हो जाएगा, तो यहाँ पे सतलज हो जाएगा आंसर में। ठीक है, बाकी जो चिनाब है, रावी है, झेलम है, वो जो हिमालय के उस साइड से मतलब कि दक्षिण साइड से ही आता है, उत्तर साइड से नहीं आता है। मतलब हिमालय को पूरा रूप से नहीं काटता है कौन? जो बाकी नदियाँ हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन के संबंधित नहीं है? मैं कौन सा जो अपनी
क्षेत्र है जो कोयला से उत्पादन नहीं करता, तो बैलाडीला। बैलाडीला है ये लौह यश के लिए, किसके लिए? ये लौह यश के लिए ही। बाकी कर्णपुर, गिरिडीह या कोई बोकारो, ये सब कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कर्णपुर, गिरिडीह या बोकारो, बैलाडीला जो लौह यश के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि विश्व में 2 शीर्ष अग्रिम टीन उत्पादन को बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो चीन और इंडोनेशिया हो जाएगा। जो चीन है वर्तमान में 30% टीन का उत्पादन कर रहा है चीन। ऑप्शन के हिसाब से इसका 1 होना चाहिए, बाकी लोग आंसर इसको सी बता रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आंसर इसको ये होना चाहिए। चलिए आगे है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कहाँ होता है? तो ऑप्शन के देखिए, जैव विविधता क्षेत्र कहाँ होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से सी होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पे लिखना चाहिए तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी लिखा है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण को बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसी को बोलते हैं, इसलिए आंसर इसका सी होगा। कुछ लोग महासागर बता रहे हैं कि महासागर ना होगा, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पूछता है तो यही होता है, कौन सा? जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो इंगित कर रहा है उष्णकटिबंधीय भी 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे को। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व में सर्वाधिक जलवायु किस पेटी में पाया जाता है? तो ये तो विश्व में की ज्वालामुखी पाया जाता है कहाँ? तो ये प्रशांत, जो परिप्रशांत पेटी है उसी को बोलते हैं, आग्नेय वलय के रूप में जाना जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व में अंगूर की खेती है, अंगूर होगा यहाँ पर, अंगूर की खेती और बागवानी और केश कीट पालन, रेशम के उत्पादन के लिए बहुत विकसित कौन सा क्षेत्र है जो बताना है। ठीक है, तो ये जगह भूमध्यसागरीय क्षेत्र है जो रसीले जो फलों के लिए प्रसिद्ध होता है, जैसे कि बागवानी के लिए, अंगूर के लिए प्रसिद्ध होता है। कौन सा? भूमध्यसागरीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ बारिश अच्छे किस्म का होता है और मौसम भी यहाँ जो बागवानी फसलों के लिए अनुकूल होता है, इसीलिए भूमध्यसागरीय आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की क्रिया बड़ी तीव्रता से होती है? मैंने कहा क्षरण मतलब कि क्षयन की क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। तो आप क्षय के एगो सिद्धांत है कि जहाँ ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्मी पड़ेगा वहाँ पर जल्दी से जो पत्थर है टूटते हैं। ठीक है, हीट होते हैं फिर ठंडा होता है तो जल्दी उसमें क्रैक पड़ता है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा? आर्द्र और उष्ण, आर्द्र भी है और उष्ण भी है, इसलिए आंसर इस हो जाएगा सी, आंसर इसका हो जाएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जलप्रपात है और अवस्थित है। दूध सागर कहाँ? गोवा में, तो 1 के 4 हो गया। ठीक है, 1 के 4 हो गया। दूध सागर कहाँ है? गोवा में है, मिला लेते हैं मिटा के। दूध सागर कहाँ है? तो गोवा में है। और बराकर बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? बराकर कर्नाटका में है, बराकर कर्नाटका में 1 हो जाएगा। और खंडहार जो है उड़ीसा में है। ठीक, खंडहार कहाँ? उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार खंडहार कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में हो जाएगा। फिर से मिला लेते हैं, 1 के हो गया 4, दूध हो गया जो कहाँ? गोवा में हो गया, 1 के 4, 2 के 1, और खंडहार हो गया जो उड़ीसा में हो गया। पालनी जो जलप्रपात है वो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। फिर से दूध सागर गोवा में है। बरकाना जो है वो कहाँ? कर्नाटका में है। और खंडाधार है जो उड़ीसा में। और पलानी है जो हिमाचल प्रदेश में जलप्रपात स्थित है। इसी प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा इसको? 4 1 2 3 4 1 2 3 सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है? तो जानबे करते हैं गंगा नदी किस नदी पर प्रवेश करती है जिला में? तो बक्सर के चौसा के पास प्रवेश करती है। अब बिहार में कुल 12 जिला में से बहती हुई गंगा नदी बहती है। ठीक है, और इसका लंबाई बिहार में पूछा गया था 445 किलोमीटर बिहार में लंबाई है गंगा नदी का। इतना क्वेश्चन याद रखेगा गंगा नदी से संबंधित है। अगला है कि बिहार के मुख्य नदी प्रणाली कौन सा है? बिल्कुल गंगा हो जाएगा, क्योंकि गंगा है जो बिहार को बीचों बीच से गुजरता है और सारी नदियों को पानी को लेकर के बंगाल की खाड़ी में जाता है, गिरता है। कौन? गंगा नदी। इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? गंगा हो जाएगा। भीम बांध पूछा गया कि ये भी जो बीपीएससी का खानदानी क्वेश्चन है बार बार पूछते रहता है, कहाँ है ये? तो ये है कि मुंगेर में हो जाएगा। भीम बांध कहाँ? मुंगेर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार राज्य सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है उसका क्षेत्रफल है 899 वर्ग किलोमीटर। वहीं जो मुंगेर है उसको 1504 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। जैसे सबसे बड़ा पूछा कि अभयारण्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। ठीक है, कैमूर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती? तो इसको याद रखिएगा, ये बार बार अब क्वेश्चन चेंज करके पूछते रहता है, सारा याद कर लीजिएगा। कुल 8 जिले लगते हैं नेपाल से। ठीक है, कितने जिले लगते हैं देख लेते हैं कौन कौन लगता है। जो पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, और सीतामढ़ी, आगे बढ़िएगा तो फिर सीतामढ़ी से आगे बढ़िएगा तो फिर
आपको होगा मधुबनी, मधुबनी से आगे बढ़िएगा तो फिर जाएगा सुपौल, मधुबनी से आगे बढ़िएगा तो कौन सुपौल, सुपौल के बाद अररिया और किशनगंज। 1 2 3 4 5 6 7 जिले टोटल लगते हैं, ठीक है। टोटल कितने 7 जिला लगते हैं। इस प्रकार से आंसर कौन हो जाएगा, अररिया लगता है, सीतामढ़ी लगता है, मधुबनी में लगता है, लेकिन पूर्णिया नहीं लगता है, ठीक है। पूर्णिया आंसर इसका हो जाएगा, पूर्णिया नहीं लगता है। इससे याद रखना, इसको एकदम कंठा से याद कर लीजिएगा। हमेशा कहीं ना कहीं ये भी खानदानी क्वेश्चन है कि पूछता ही रहता है, ऑप्शन चेंज जरूर आता है लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। अगला कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी बहुत खानदानी क्वेश्चन है इसका, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला कि रांची का पठार उदाहरण किसका, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ हुई भी। जो रांची का पठार है ना वो उत्थित पेनी प्लेन है, उत्थित मतलब कि उठा हुआ है, ठीक है। उठा हुआ पठार है लेकिन प्लेन है, प्लेन ऊपर में उठ के वो प्लेन हो गया है, तो ये उत्थित अब पेनी प्लेन है ये, ठीक है। यहाँ पर बसा हुआ रांची शहर है जो, इसे रांची के पठार पर बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं तो क्या, एंटीजन स्रावित करते हैं। बीमारी पैदा करने वाले जो जीवाणु स्रावित करते हैं क्या, एंटीजन स्रावित करते हैं वो, याद रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा एंटीजन। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो इसिहारा टेस्ट किससे संबंधित होता है। इसिहारा टेस्ट है जो रंग कलर ब्रांड से संबंधित होता है। आप देखे होंगे मोबाइल में फिर कहीं पर भी ऐसा कुछ चित्र आता है, उसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, बोला जाता है कि बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं इसिहारा टेस्ट, ठीक है। इसिहारा टेस्ट बोलते हैं। अगला कि मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया बीमारी का कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित अप्रभावी होता है, मैंने कि जो एक्स क्रोमोसोम पर जो महिला में पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम उस पर उपस्थित होता है लेकिन महिला को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया यहाँ पर ऑप्शन में कि एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित अप्रभावी जीन होता है, क्योंकि प्रभावित उसको नहीं करता है, सिर्फ ही लड़कों को प्रभावित करता है, तो एक्स लड़का मतलब वाई को प्रभावित करता है। तो आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मनुष्य के रक्त का मान कितना होता है। तो देखिए मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है, क्षारीय इसमें कौन सा है, क्षारीय, इसमें क्षारीय A B है C है, तो यह आंसर C हो जाएगा, क्योंकि क्षारीय उतना भी नहीं होता। क्षारीय कितना होता है तो ये लेकर के 7 से लेकर के 60 पॉइंट लगभग 6 तक होता है ये, तो आंसर इसका C लिया गया, C आंसर ज़्यादा सही हो जाएगा इसका। बाकी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रेंज में है तो आंसर C ही लेना चाहिए इसको। अगला आप पढ़ते हैं कि बीजांकुर के लिए क्या आवश्यक है, मतलब बीज को अंकुर करने के लिए क्या आवश्यक हो सकता है। तो ताप चाहिए उसको, ठीक है, और क्या चाहिए, नमी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खनिज नहीं चाहिए, नहीं प्रकाश चाहिए, ये भी प्रकाश भी ऑप्शन में आएगा कभी कभी, ठीक है, याद रखिएगा। ताप चाहिए, नमी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तन का रूपांतरण है, मतलब कि इसमें कौन सा तन है। तो पत्ता गोभी जो पत्ता का रूपांतरण है, शलजम है जो जड़ का रूपांतरण है, किसका, जड़ का रूपांतरण है। जो मैंग्रोव पौधे के जो अथी होता है न्यूमेटोफोर्स होता है, मैंने कि जड़ इसको बोलते हैं जी, किसका जड़ का उदाहरण होता है ये। जो मैंग्रोव पौधे के न्यूमेटाफोर्स होता है, जो मैंग्रोव अथी का जड़ का उदाहरण होता है। वही नागफनी का फिल्लोक्वेड होता है जो किसका उदाहरण होता है, तो ये होता है तना का उदाहरण होता है, ठीक है। क्योंकि जो फिल्लोक्वेड मतलब कहे का मतलब ये जो मांसल भाग होता है ना उसको बोलते हैं फिल्लोक्वेड, ठीक है। वही जो इसका कांटा होता है पत्ती होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा ये। तो नागफनी का जो फिल्लोक्वेड है वही उसका क्या है, तना का रूपांतरण है, ठीक है। बाकी आंसर बहुत अच्छा इसका है, क्वेश्चन भी अच्छा है ये। फिल्लोक्वेड मतलब क्या होता है याद रखिएगा, तो बस पकड़ लीजिएगा। फिल्लोक्वेड मतलब जो कठिन जो उसका लचीला भाग होता है वही फिल्लोक्वेड होता है, मतलब कि क्या होता है वो तना होता है। उसको पत्ती होता है वो उसका कांटा पत्ती होता है, पत्ती के रूप में निकलता है, लेकिन वहाँ वाष्पीकरण को रोकने के लिए वो पत्ती के रूप जो है जो कांटा बदल जाता है। इस प्रकार से आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला कि हमारे शरीर के कौन सा कोशिका ऑक्सीजनेशन नहीं करता है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन से आप मार सकते हैं कि इसमें जो मस्तिष्क है जो बिना ऑक्सीजन का मैंने कि कुछ सेकंड भी जीवित रह सकता है। जैसे जैसे आपको महसूस किया कि ऑक्सीजन कम होता है दिमाग चक्कर देना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पर हाइट पर जाता है तो आदमी का क्या मस्तिष्क है जो अपना काम करना बंद करना शुरू कर देता है, मस्तिष्क डेड होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से बिना ऑक्सीजन को कौन सा जो मस्तिष्क के कोशिकाएँ हैं वो जीवित नहीं रह सकती है। अगला कि पौधे के किस भाग को चरने वाले पौधे कभी नहीं खा पाते। ये तो बहुत BBI क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है।
कि जो जड़ है इसको नहीं खा पाएगा, क्योंकि जड़ धरती के नीचे होता है, बाकी सबको खा सकता है वो। अगला कि इनमें से कौन से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है और वे है, मतलब कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो बताना है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो हम तो इसका नाइट्रस ऑक्साइड लगाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, बल्कि सल्फर भी नहीं है, लेकिन आंसर 180 में से कोई भी ले सकता है, लेकिन ज़्यादा सेफ हमको लग रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड ही होगा जो उसका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, आंसर इसका सही है। अगला कि ऊपरी मिट्टी के कटाव और एवं उर्वरक एवं कीटनाशक के बहाव जो जलाशयों में एकत्र हैं। ठीक, उदाहरण किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो धनात्मक प्रदूषण ऋणात्मक प्रदूषण दोनों का उदाहरण है। धनात्मक प्रदूषण हो गया और ऋणात्मक प्रदूषण दोनों के लिए उदाहरण है। देखिए धनात्मक प्रदूषण हुआ कि जहाँ पर जो खेती थी, जौन खेत में बोया गया था, वहाँ से जब ऊपर का मिट्टी कटाव हो गया, ठीक है, वहीं जाकर जलाशय में एकत्र हो गया, वो जलाशय के लिए हानिकारक है, इसलिए हो गया ऋणात्मक हो गया। ठीक है, क्या है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक दोनों है, याद रखिएगा, बहुत घुमाव के क्वेश्चन बनाए गए यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ये तो बहुत बार पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन है, कभी उसको नाम देगा, कभी पूछेगा कितने हैं, जो टोटल 4 गो है, याद रखिए टोटल 4 गो है, भारत ही है। ठीक है, भारत में तो ये हो गया पश्चिमी घाट में एक हो गया, एक पश्चिमी घाट में, एक हिमालय के हो गया, ये भाग हिमालय हो गया, माने कि दूसरा, तीसरा जो यहाँ पर पड़ता है एराकोमा वाला भाग, ये तीसरा हो गया। चौथा ये अंडमान निकोबार में द्वीप यहाँ पर स्थित है सुथरलैंड, वहाँ पे चौथा हो गया। इस प्रकार से कुल 4 गो ये भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, द्वारा जो त्रिमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित किया जाता है। हॉर्नबिल नाम से एक पत्रिका प्रकाशित किया जाता है, किसके अध्ययन के लिए है, तो हॉर्नबिल क्या है, तो हॉर्नबिल एक पक्षी है, तो पक्षी होना चाहिए। पक्षी कौन सा, वनजीव में आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनजीव व वातावरण से संबंधित हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला कि पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, मैंने किसने बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का अगला में ट्रांसफर होता है मात्र 10% ही होता है, बाकी 90% ऊर्जा जो है ह्रास हो जाता है पर्यावरण में। ये कौन बोला था, लिंडेमान बोला था, कब 42 में दिया था थ्योरी, लिंडेमान को थ्योरी था ये। अगला कि डीएनए एवं आरएनए के निम्नलिखित से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो ठीक है, कौन सा तत्व नहीं होता है, तो सल्फर नहीं पाया जाता, बल्कि फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। कौन कौन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अगला है कि जो नेक्टोन्स समुद्री पारिस्थितिकी, नेक्टोन्स होते हैं ना, नेक्टोन्स बड़े जीव होते हैं, ठीक है, जो शिकार करते हैं, बड़े स्तर पर शिकार करते हैं समुद्री जीवों को, जैसे हो गया ब्लू व्हेल हो गया, टूना फिश हो गया, ठीक है, और कौन हो जाएगा इसमें, कैटल फिश हो गया, शार्क हो गया, लोबस्टर्स हो गया, इसमें बड़े शिकारी हैं, शिकार करते हैं, ठीक है, सर्वोच्च भक्षी के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नॉक्टस के श्रेणी में नहीं आता, यहाँ पर जो जेली फिश है वो नॉक्टस के श्रेणी में नहीं आता, कि छोटे होता है, छोटे स्तर पर शिकार करते हैं, इसलिए आंसर इसका छट जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक सेकंड कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए कौन सा सबसे अधिक योगदान देता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसकी मात्रा बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अगला कि कोयला के किस किस्म से पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण है, मतलब कि जो पौधा से हुआ है, यानी कौन सा कोयला का देख कर बता दिया गया इसका जो निर्माण हुआ है पौधा से हुआ है। ये पीट, जो निम्न कुल का जो पौधा होता है पीट, उसमें कार्बन की मात्रा कम होता है, इसलिए हम बता सकते हैं कि ये पौधा से निर्मित एक कोयला है, पीट कोयला। अगला कि नेक्स्ट पढ़ते हैं कि शाही जल जिसमें प्लेटिनियम और सोना गलाने के जो क्षमता होता है, ठीक है, क्षमता होता है, बना होता है, किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है BSO में, अथी जो हाल ही में मिनरल्स वाला हुआ ऑफिसर में, उसमें भी पूछा हुआ है, DSO में पूछा हुआ है। इस प्रकार से इसका ये बहुत VVI क्वेश्चन है, BPSC का खानदानी क्वेश्चन है ये। चल इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो 1 अनुपात में होता है HNO3 होता है, और 3 अनुपात में CH होता है, 3 अनुपात में होता है HCl होता है, 3 अनुपात में होता है, वहीं HNO3 होता है जो 1 अनुपात में होता है, इसका C आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस की तिल्ली की टिप पर क्या लगा होता है, तो लाल फास्फोरस लगा होता है, बहुत आपको याद होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला कि किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, किसको, जिंक के द्वारा किया जाता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जैसे चैडविक ने 1932 में खोज किया था। किसका न्यूट्रॉन का खोज किया था, चैडविक ने 1932 में। इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है, सारा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कौन खोज किया है। 1 मिनट में सारा देख लेते हैं। चलिए आइए तो देख लेते हैं। यहाँ पे लगाए हुए हैं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का खोज किया था कौन, तो गोल्डस्टीन किया था। ठीक है, प्रोटॉन का खोज बहुत पहले हो गया था, 1896 में प्रोटॉन का खोज हो गया, याद रखिएगा। और जो न्यूट्रॉन का खोज है उसको चैडविक किया था बहुत बाद में, 1932 में खोज हुआ है न्यूट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने खोज किया था कब, 1897 में इसको खोज किया था। सबसे पहले प्रोटॉन खोज हुआ, उसके बाद आया था इलेक्ट्रॉन, के बाद न्यूट्रॉन आया यहाँ पर ही। और पॉजिट्रॉन की बात करें तो इसको एडमसन ने खोजा था। और न्यूट्रॉनों की बात करें तो पॉली ने खोजा था। वही पाई मिशन की बात करेगा तो युकावा ने खोजा था। ठीक है, युकावा ने खोजा था। चलिए इतना याद रखिएगा, बाकी इसको बंद करते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तरंग सोनार, कौन से जो तरंग है सोनार में उपयोग होती है, ध्वनि तरंग है कि जो कौन सा तरंग है जो प्रस्राव ध्वनि है उसका उपयोग किया जाता है सोनार तरंगों में। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा बल है जो मुट्ठे में आइसक्रीम को लागे के काम आता है, इसमें आपके अंदर ये बल। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, कुछ नहीं क्वेश्चन था ही कि जब मट्ठा में जो महते हैं तो उससे क्रीम बाहर निकलता है तो कौन सा बल लगता है, तो आप केंद्रीय बल लगा कर निकालते हैं। अभी केंद्रीय बल इसका आंसर नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप केंद्रीय बल से निकलता ही। ठीक है, अगला है कि माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है, तो माइक्रोफोन का कार्य होता है जो पुराने माइक्रोफोन है वो है जो ध्वनि संकेतों को जो है विद्युत में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विद्युत में कन्वर्ट करते हैं माइक्रोफोन को। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि पुराने दस्तावेज के लिखावट को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये IR को, इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। पुरानी जो थी दस्तावेज को पढ़ने के लिए किसका, इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि अगला कि सर्दियों में एक कम्बल के बजाय दो कम्बल का उपयोग में ला जाना शरीर को गर्म रखता है, ऐसा क्यों होता है। ये भी क्वेश्चन खनानी क्वेश्चन है, UPSC का PYQ क्वेश्चन है ये। तो ऐसा होता है कि अगर 2 कम्बल को हम प्रात बना कर ओढ़ते हैं ना तो बीच में वायु फंस जाता है। ठीक है, वायु फंस जाने का जो उष्मा है, उष्मा का माने कि आदान प्रदान नहीं होता है, इसी कारण से ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 कम्बल वायु का आवरण पैदा करता है, बिल्कुल बीच में हवा फंस जाता है उसमें। ठीक है, जो ठंडे हवा को अंदर घुसने से मना करता है, बिल्कुल जो ठंडे और गर्म हवा का एक्सचेंज है, एक्सचेंज को समाप्त कर देता है, एक्सचेंज नहीं हो पाता है। इसका आंसर इसका B हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि एक द्रव के गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को शून्य अगर करना तो क्या हो जाएगा, उस पर दाब भी नहीं लगेगा, दाब समाप्त हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर दाब होना चाहिए, दबाव हुआ शून्य हो जाएगा। अगला कि यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खोल दिया जाए, ये भी खानदानी क्वेश्चन है कि बस चालू फ्रिज को दरवाज़ा खोलेगा कमरा का तापमान बढ़ जाएगा, बिल्कुल आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन इस पर भी PYQ क्वेश्चन था ये। अगला कि मानव जीवन की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। ठीक है, सॉरी, मानव का जो जीवाश्म है ना, मानव जीवाश्म के उम्र निर्धारण करने के लिए किसका लाया जाता है, तो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मानव हो गया चाहे जीव जंतु हो गया जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म है तो जीवाश्म के लिए कौन सा, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि जो लंबवत के तरंगे किस में से नहीं गुजरता। लंबवत तरंगे का मतलब होता है कि ध्वनि तरंगे, इससे हो गया लंबवत तरंगे हो गया, किसे लंबवत तरंगे, इस प्रकार के तरंगे चलता है लंबवत रूप में। ठीक है, तो ये कौन सा निर्वात में नहीं गुजरता है, ध्वनि तरंगे जो निर्वात में नहीं गुजरता है। इस प्रकार का आंसर इसका हो जाएगा D। बिल्कुल 150 सही आंसर मिला लिए हैं, जिसमें डॉट लगे उसको मैसेज कीजिएगा, जिसका गलत है उसको चेक करेंगे फिर से। ठीक है, बाकी हमारे हिसाब से सारा सही आंसर मिलाए हैं हम। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।